जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 299 में। आज तारीख है 24 जुलाई 2020 और आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो टॉप मोस्ट लेवल के हैं उन्हें हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं। ठीक है, और जैसा कि हम हर रोज आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, आपसे फिर से एक बार आग्रह कर रहे हैं कि उस प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट लें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत को हैमर मिसाइल कौन सा देश उपलब्ध कराएगा? उत्तर है फ्रांस। अब ध्यान देंगे कि हैमर जो वर्ड है HAMMER, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। हैमर का फुल फॉर्म होगा हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। अब हैमर जो मिसाइल है वो करेगा क्या, या फिर वो जो देश यानी फ्रांस हमें उपलब्ध कराएगा तो किस रूप में उपलब्ध कराएगा? तो ध्यान देंगे कि बहुत दिन पहले राफेल चर्चा में था, जिसकी पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत आने की घोषणा हुई है। ठीक है, तो अब जो राफेल मिसाइल आएगा, ठीक, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि चाइना के साथ भारत का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक, और इस स्थिति में जो चाइना है वो भारत के सबसे ऊंचे हिस्से यानी लेह वाले, जो इसको हम LAC के नाम से जानते हैं, वहां पे कब्जा कर रखा है। ठीक, तो वहां से भारत के क्षेत्रों पे हमला करने के लिए उससे आसानी होगी क्योंकि वो ऊंचाई पे स्थित है। तो उसी का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी वायुसेना को क्या कर रखा है? मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और जो राफेल की खेप मंगाई जा रही है 29 जुलाई को, उस राफेल में एक और नया चीज ऐड किया गया। क्या? यही हैमर मिसाइल। ठीक है, और हैमर मिसाइल क्या होगा कि जो राफेल है उस पे हैमर मिसाइल को फिट किया जाएगा। एक राफेल में लगभग 6 हैमर मिसाइल फिट किए जा सकते हैं। और हैमर मिसाइल करेगा क्या कि 60 से 70 किलोमीटर के रेंज तक इसकी मारक क्षमता होगी। और ये मारक क्षमता कैसी होगी? जैसे एक प्रश्न बनता है कि इसकी मारक क्षमता किस तरीके का जहाज है, जमीन से जमीन पर लड़ाई करेगा या फिर हवा से हवा में लड़ाई करेगा? तो जो हैमर मिसाइल होगा वो हवा से जमीन पर मार करेगा। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो हैमर मिसाइल होगा इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर की होगी और इसका वजन 330 kg का होगा। ठीक है, एक सबसे खास बात है कि हैमर मिसाइल को दिन रात धूप बारिश किसी भी मौसम में यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हैमर मिसाइल है वो इंफ्रारेड के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। ठीक है, इसमें एक बार आप लोकेशन फिट कर दिए, इसके बाद आपको किसी भी तरह का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटेड है और अपने निशाने को स्वयं ढूंढ लेता है। ठीक है, तो ये जानकारी थी हैमर से रिलेटेड। अब बात मैंने करा था कुछ देर पहले भारतीय वायुसेना का, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात जान लेते हैं। क्योंकि चीन के युद्ध में अगर युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय वायुसेना का रहेगा। ठीक, तो वहां से भी प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। जैसे भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृशम दीप्तम। क्या? नभ अस्पृशम दीप्तम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को, यानी कि आजादी से पहले। एक प्रश्न यहीं से और भी बनता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अब ध्यान देंगे कि आजादी से पहले इंडियन आर्मी, जो इंडियन एयरफोर्स बन चुकी थी, तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि आजादी से पहले भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे। लेकिन हमारा देश 1950 को पूर्ण रूप से क्या हुआ? गणतंत्र घोषित हुआ, और उसके बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स नाम रख दिया गया, अर्थात रॉयल शब्द को हटा दिया गया। एक प्रश्न और भी बन सकता है कि वर्तमान में हमारे वायुसेनाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं वह है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी जानकारी आपको मिली। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और भी जोड़ लेते हैं कि भारतीय वायुसेना जो है वो भारतीय सशस्त्र सेना का ही एक अंग है, जो कि युद्ध में क्या करता है? वायु युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंसक अपराधों को रोकने हेतु किसने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया? उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। और इनसे संबंधित एक प्रश्न मैंने पिछले डेली डोज में डिस्कस करा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो राजनेताओं में दूसरे नंबर पर हैं ट्विटर के फॉलोअर में। ठीक है, जिनका लगभग फॉलोअर 8.5 करोड़ फॉलोअर हैं इनके। और नंबर 1 पे कौन है? वहीं के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, लगभग 10.1 करोड़। और तीसरे नंबर पे कौन है? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 6 करोड़ के साथ।
ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। सरकार ने भारतीय सेना के सभी धाराओं में से किसे अस्थायी कमीशन की मंजूरी दी है? उत्तर है शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप एज इट इज रट लें, ठीक है, क्योंकि वो वन लाइनर ही होते हैं, उनके साइड से प्रश्न बनने की संभावना न के बराबर होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अमूल ब्रांड का मालिक GCMMF का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है श्यामल भाई पटेल को। अब सबसे पहले हम GCMMF का फुल फॉर्म जानते हैं, तो होगा गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। एक बात और भी ध्यान देंगे कि अमूल जो है वो विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पाद के लिए माना जाता है, ठीक। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो भारत में श्वेत क्रांति आई थी, यानी व्हाइट फ्लड रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अमूल का रहा था। स्थापना कब हुई? 1946 में, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? तो त्रिभुवन दास पटेल थे। एक बात ध्यान देंगे कि जो फाउंडर थे वो थे त्रिभुवन दास पटेल, और जो GCMMF का चेयरमैन नियुक्त किया गया वो है श्यामल भाई पटेल, और हेडक्वार्टर का है तो गुजरात, ठीक है। अब अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों के आभासी बैठक में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? उत्तर है पीयूष गोयल, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि पीयूष गोयल क्या हैं। तो पीयूष गोयल जो हैं वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि पीयूष गोयल ने इस मीटिंग में ब्रिक्स देश, अब ब्रिक्स के साथ कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स में? तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पीयूष गोयल ने इस मीटिंग में ब्रिक्स देश के साथ वैश्विक व्यापार के सप्लाई चेन को विश्वास के साथ जारी रखने पर जोर दिया। यानी कि पीयूष गोयल का प्रयास था कि हम वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दें, लेकिन वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले आपसी विश्वास का होना जरूरी है। और इसी बात पर उन्होंने जोर दिया कि इस समय कोविड-19 की वजह से चाइना ने जैसी हरकत करी तो उसके ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया है। बहुत सारे तो कंपनी ऐसे भी हैं जो वहां से अपना वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज पे बल दिया कि हमें अगर वैश्विक व्यापार को जारी रखना है तो अपने विश्वास को, यानी जो व्यापार के सप्लाई को अगर मेंटेन करना है तो हमें अपने आपसी विश्वास को मजबूत रखना होगा, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि जब बात चाइना की आई है तो चाइना के वाणिज्य मंत्री कौन है? ठीक है, जैसे कि भारत का तो आपने देखा कि पीयूष गोयल हुए, तो चाइना के वाणिज्य मंत्री कौन है? उत्तर है झोंग सान। कौन है? झोंग सान। अब बात आई थी ब्रिक्स की, तो थोड़ी सी जानकारी ब्रिक्स के बारे में रख लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना 2001 में हुई थी और उस समय सिर्फ और सिर्फ ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ही सदस्य थे, यानी सिर्फ 4 लोग थे। हुआ यूं कि 2010 में साउथ अफ्रीका के आने की सिफारिश हुई, ठीक है, और फाइनली 24 दिसंबर 2010 को आधिकारिक रूप से साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य हुआ और उसी समय से जो ब्रिक था वो ब्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं, रसिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 देश, ठीक है, वो सभी कैसे हैं? तो वो औद्योगिकृत देश हैं, यानी कि नया डेवलप्ड हो रहे अभी औद्योगिक में, या फिर वो विकासशील देश हैं। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ब्रिक्स को कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा R5, तो ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? उत्तर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और एक बात और, जब भारत से संबंधित ब्रिक्स की बात हुई तो चौथा शिखर सम्मेलन और 8वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, कैसा? ब्रिक्स का, तो चौथा ब्रिक्स का सम्मेलन और 8वां ब्रिक्स का सम्मेलन दोनों कहां हुआ था? भारत में। और अगर पूछ दे कि पहला कहां हुआ था तो रूस में, और अभी हाल ही में 10वां कहां हुआ? तो साउथ अफ्रीका में। उम्मीद करते हैं आपको एक बेहतर जानकारी ब्रिक्स से संबंधित प्राप्त हुई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बांग्लादेश के किस स्थान पर भारतीय वित्त पोषित स्कूल का उद्घाटन हुआ? उत्तर है चट्टोग्राम। अब देखिए, भारतीय वित्त पोषित का मतलब कि उसकी जो देखरेख है, जो खर्च लगेंगे, वो किसके द्वारा कराया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर है राजस्थान।
अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे होगा क्या कि इसमें जो है प्रदेश में जितने भी उद्यम लगाने वाले उद्यमी यानी कि जितने भी कॉरपोरेट जगत के मालिक होंगे जो कि उस राज्य में आना चाहेंगे अपने इंडस्ट्री को लगाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, राजस्थान की उनको इनवाइट करेगी। साथ ही साथ किस तरीके का इनविटेशन है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे प्रदेश में आइए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए जहां की एक ही जगह सभी तरह के सॉल्यूशन मिले, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने उन जो उद्योगपति हैं उनको कहा है कि आप आएं और हर जगह से सही तरह की सुविधा और आपको किसी भी तरह का ज्यादा उधेड़ बुंद नहीं करते हुए इजीली टर्म्स एंड कंडीशन पे हम आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए अपने यहाँ इनवाइट करते हैं। अब ये बात कही किसने है, तो राजस्थान के औद्योगिक मंत्री हैं, कौन, प्रसादी लाल मीणा। तो प्रसादी लाल मीणा ने वन स्टॉप शॉप योजना को अपने राज्य राजस्थान के लिए जो इंडस्ट्री लगाने वाले हैं उनको इनवाइट करा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 के तरफ। उद्यम सिंह के बारे में सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक किसने लिखा है, उत्तर है बलदेव सिंह सदा कर्मणम, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जो बलदेव सिंह सदा कर्मणम है, ठीक, इन्होंने उद्यम सिंह के बारे में जो सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक लिखा है उसका आधार था जालियांवाला बाग। अब हुआ ये था कि जालियांवाला बाग में नृशंस हत्या कराई थी किसने, आप सभी को पता है कि कर्नल रेजिनल डायर ने, ठीक है, कर्नल रेजिनल डायर ने क्या कराया था, वहां नृशंस हत्या कराया था। इस चीज से खफा होकर उद्यम सिंह ने उसकी हत्या कर डाली, ठीक है। और उसी घटना पर आधारित यानी कि इस पुस्तक में सूरज कदे मरदा नहीं में जालियांवाला बाग पे चर्चा किया गया, साथ ही साथ उद्यम सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसी वजह से सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक को उद्यम सिंह के 80वीं पुण्यतिथि पर, यानी अब उनकी पुण्यतिथि कब है, तो 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई 2020 को यह पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। अब जब जैसे देखिए ध्यान देंगे बलदेव सिंह सदकर्मणम का जब नाम आ गया तो हो सकता है इनके और भी पुस्तक पूछ दे, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि बलदेव सिंह सदकर्मणम की और भी पुस्तक है जैसे धावन दिल्ली दे किंगरे और सूरज दी आंख। इनको ध्यान देंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है किसान मित्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है, ठीक है, उत्तर है हरियाणा। अब ध्यान देंगे कि किसान मित्र योजना के तहत हुआ क्या कि हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ के जो किसान हैं उनको पशुपालन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए, बागवानी के लिए या फिर अन्य और भी ऐसे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक, जो उनके यहाँ छोटे छोटे किसान हैं उनको इस योजना से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को 15 करोड़ का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी आपको बेहतर जानकारी मिली। एक और भी कि आपको पता है कि हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। सैप ने भारतीय उपमहाद्वीप का अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, उत्तर है कुलमीत बावा। कौन है, कुलमीत बावा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित गणितज्ञ का निधन हो गया, उत्तर है CS शेषाद्री। कौन है, CS शेषाद्री। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। कौन सा मंत्रालय कोयला खानों कॉलोनियों एवं कार्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलाएगा, उत्तर है कोयला मंत्रालय। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूछ देगा कि इस अभियान की शुरुआत किसने करी है, तो इस अभियान की शुरुआत हमारे गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करी गई है। लेकिन चलाएगा यह अभियान कौन, कोयला मंत्रालय चलाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था। अब ध्यान देंगे कि इसके तहत कोयला मंत्रालय ने सभी जितने भी कोयला के PSU हैं उनके साथ मिलकर के, ठीक, वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। इसके तहत होगा क्या कि कोयला मंत्रालय एक समाज को मैसेज देना चाहेगा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ जो कोयला जैसे कोयला हो गया, लिग्नाइट हो गया, PSU कॉलोनीज हो गए, ठीक, और अन्य कार्यालय हो गए,
उन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम करने का प्रयास करेगा। कौन? कोयला मंत्रालय। तो एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है कि केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? उत्तर होगा प्रहलाद जोशी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया? उत्तर है चीन। अब ध्यान देंगे तियानवेन-1 क्या है। ठीक, तो ध्यान देंगे यहां पे कि दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में स्थित वेनसांग और वेनसांग या वेनचांग दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो दक्षिण प्रांत के हैनान प्रांत स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन ने सबसे बड़े व्हीकल, ठीक, मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन के वजन वाली अंतरिक्ष यान ताइवान-1 को लॉन्च किया है। तो आपको पता चल गया कि ताइवान-1 जो है वो एक अंतरिक्ष यान है जिसे किसने लॉन्च करा है? चीन ने। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि इससे पहले भी मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए चीन ने, ठीक, 2011 में रूसी रॉकेट की सहायता से एक प्रयास किया था। ठीक, लेकिन यह प्रयास असफल रह गया था किसी टेक्निकल कारण की वजह से। ठीक, अब ध्यान देंगे कि तियानवेन प्रथम से क्या प्रश्न बन सकता है? तो तियानवेन-1, ठीक, ध्यान देंगे कि तियानवेन-1 जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल, यानी क्वेश्चन टू हेवन। ठीक है, अब चीन के बारे में जब बात हो रही है तो चीन की राजधानी सभी को पता है बीजिंग, और मुद्रा यहां का इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुद्रा क्या होगा? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर किस देश में स्थित है? अभी अभी हमने बताया कि जो तियानवेन-1 है उसको यहीं से तो लॉन्च करा गया है, तो ये कहां है? चीन में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ के महानिदेशक कौन बने हैं? उत्तर है फ्रैंकोइस डेवन। कौन है? फ्रैंकोइस डेवन। अब ध्यान देंगे कि हमने जब अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ के महानिदेशक की बात की तो भारतीय रेल के महानिदेशक कौन है? उत्तर होगा आनंद एस खाटी। कौन है? आनंद एस खाटी। और आनंद एस खाटी ने कुछ दिनों पहले अभी रेलवे में जॉब को लेकर के एक बयान दिया था कि रेलवे कहीं भी किसी प्रकार के मतलब जॉब करने वाले लोगों में या सीटों में कटौती नहीं कर रही है, बल्कि जो जिस लायक है उसको उस तरीके का काम देने का प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? उत्तर है डोम सिबली। कौन? डोम सिबली। कहां के हैं? इंग्लैंड के। अब देखिए हुआ क्या कि कोविड-19 की वजह से इन्फेक्शन को लेकर के, ठीक है, आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं, जो कि पूर्व भारतीय स्पिनर रहे हैं, कौन? अनिल कुंबले की कमेटी ने एक नियम बनाने का प्रयास किया जिसमें कहा गया कि हम जो बॉल को शार्प बनाने के लिए, ठीक है, लोग अपने पसीने का या फिर लार का इस्तेमाल बॉलर अक्सर किया करते हैं। तो कोविड के संक्रमण को देखते हुए एक नियम बना कि आप बॉल को शार्प करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के पसीने का यूज कर सकते हैं, आप अब उसमें लार नहीं लगा सकते, जिससे कि संक्रमण बढ़ने की संभावना हो जाएगी। और इसी नियम को उल्लंघन करने का काम डोम सिबली ने किया, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी किस स्थान पर है? अभी अभी मैंने ऊपर चर्चा करा कि पहले पे हैं बराक ओबामा, दूसरे पे हैं डोनाल्ड ट्रंप और तीसरे पे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हरसिमरत कौर बादल ने किया? उत्तर है मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। हरसिमरत कौर बादल वर्तमान में क्या है? उत्तर है खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, केंद्रीय हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल। इस तरीके से हम किसी भी मंत्री का नाम अगर याद करना चाहें तो उससे पहले उनके मंत्रालय का नाम जरूर बोलें। ठीक है, हमने कल के डेली डोज में एक प्रश्न आपसे पूछा था कि बिहार की कितनी जिले हैं जो सीमावर्ती हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कोई बनारस से लग रहा है तो बनारस से जैसे कैमूर जिला लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, उसी तरीके से ऐसी कितनी जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं से लगती हैं? तो टोटल उत्तर होगा 22। ठीक है, और
आज का प्रश्न आपके लिए है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा और आप सभी कमेंट करेंगे। नहीं पता है तो गूगल से सर्च करें और ध्यान देंगे कि जब तक अगली जनगणना आ नहीं जाती तब तक यह लिंगानुपात 2011 के जनगणना पर ही आधारित होगा। तो आपको जनगणना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स पता हैं उन्हें भी लिखने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं अगले डेली वीडियो संख्या 300 में। तब तक के लिए जय हिंद।